अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। और ये 13वां टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 12 टेस्ट आप लोगों के खत्म कर चुके हैं और इन्हें आप लोग भी लगाया करिएगा, अपना स्कोर भी बताया करिएगा। तो चलिए पहला आप क्वेश्चन है आपके सामने। हसन निजामी और फके मुदबीर किसके दरबारी कवि थे? बताइए। इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के? तो हसन निजामी और फख ए मुदबिर मामलुक सल्तनत के संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। और हसन निसामी ये फारसी के प्रमुख कवि और इतिहासकार थे जिन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति ताजुल मासिल लिखी। फाके मुदबिर ये भी एक फारसी लेखक दरबारी थे जिन्होंने अपना कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित किया। तो इसमें आप देखते हैं कि ये क्या, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा सही है इसमें? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। 1975 में? कब? 1175, 1172, 1182, 1178 में? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला अपना आक्रमण 1175 में किया था। यह आक्रमण मुल्तान, अब पाकिस्तान में पड़ता है, पर किया था, जहां उस समय सिया मत के करामती शासकों का शासन था। तो इसमें आप लोगों को क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां? तो ये आप देखेंगे कि मुगल बादशाह जहांगीर, इसका समय 1605 से 1627 के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर एक कला प्रेमी और प्रगतिवादी था और जिसके काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और जिसमें प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों, सूक्ष्म चित्रणों को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो इसमें आप देखते हैं कि जहांगीर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर? क्या लगाओगे इसमें? तो इसमें आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां, जिसका समय रहा है 1628 से 1658 के शासनकाल को मुगल वास्तुकला स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके काल में संगमरमर का अत्यधिक उपयोग, भव्य इमारतें जैसे ताजमहल, लाल किला का निर्माण स्थापत्य कला में पूर्णता के कारण इसे यह उपाधि प्राप्त है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 में, 714, 713, 712? तो इस 712 में कब? 712 में। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आया था और उसने उमैयाब्द खलीफा के सेनापति के रूप में सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हराकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और यह भारत पर पहला सफल अरबी इस्लामी आक्रमण माना जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? ये आप देखते हैं कि बताइए। तो ये उड़ीसा में लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है और इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे गौंड राजा यायती केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा के बारे में जरूर याद रखा करिएगा और इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी उड़ीसा की, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो यहाँ 147 सीटें हैं।
राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, ओडिशा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चेर, चोल, राष्ट्रकूट, पांडव, किससे संबंधित है? ये आप देखते हैं कि किससे संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मुख्य रूप से चोल वंश से संबंधित है, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में विकसित हुई। चोल काल के दौरान मूर्ति कला में कांस्य प्रतिमाएं और का एक बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट कला रूप शामिल है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, चोल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है। अगला है अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वर्ष वंश से संबंधित था? चोल, राष्ट्रकूट और आप देखते हैं कि पांडव, चेर। अमोघ वर्ष प्रथम दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश राजवंश के सबसे प्रसिद्ध महानतम शासकों में से एक था। उन्होंने 814 से 878 ईस्वी तक शासन किया। वे जैन धर्म के अनुयायी व संरक्षक थे। उन्हें नृप तुंग के नाम से भी जाना गया। उन्होंने कन्नड़ व संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। वेटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये किसके समकालीन थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बताइए। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 रहा। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन रही वो, और मुगल बादशाह अकबर का रहा 1556 से 1605 तक रहा था उसका समय। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य, महाजनपद, वैदिक काल। तो ये आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? 1602 से 1665, माफ करिए 602 से 665 ईस्वी, 600 से 658 ईस्वी, 564 से 600 ईस्वी और 606 से 647 ईस्वी। तो इसमें आप देखिए 606 से 647 ईस्वी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? 1804 में, 1799 में, 1815 में, 1802 में। तो ये आप देखते हैं कि कब बना था, आप लोग बताइए कब बना था, कब? ये आप देखते हैं कि 1804 में बना था। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही होगा इसमें। ये ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नोहे कलिकाई झरना किस प्रदेश में देखने को मिलेगा? नोई कलिकाई, ये आप देखिए असम, मेघालय, केरल, मणिपुर। नोहे कलिकाई झरना भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी सोहरा में स्थित है। और इसमें आप लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए। अगर हम लोग देखें मेघालय की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? या आप देखिए मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश से लगती है, राज्य में असम से लगती है। किससे लगती है? असम से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, दो लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, मेघालय। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है अयप्पन, मुथप्पन, कुट्टिलिंगेश्वर, अयानार। ये आप देखिए केरल में सबरीमाला अयप्पा को समर्पित सबसे तीर्थ स्थल है, तो अयप्पन। तो ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम देखने को मिल जाएगी आपको इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा आप देखते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें ये लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2011 में।
तो भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह कानून खाद्य पदार्थों के मानकीकरण, उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो 2006 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राइट है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि 1950 में, 1948 में, 1975 में, या फिर आप देखिए 1955 में। कब हुआ था? तो ये 1948 में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, जिसे 15 मार्च 1948 को अधिसूचित किया गया। यह एक प्रमुख श्रम कानून है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को के शोषण को रोकने के लिए नियोक्ताओं को वैधानिक न्यूनतम वेतन देने के लिए बाध्य करता है। यह कानून पूरे भारत में लागू है। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लागू हुई? कब लॉन्च हुई थी परिवार नियोजन बीमा योजना की बात हो रही है? 2004 में, 2007 में, 2009 में और 2005 में। तो ये आप देखते हैं कि कब हुई थी, बताइए आप लोग। 2005 में हुई थी ये। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड को सेबी, आरबीआई, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन होगा इसमें। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हवाला लेनदेन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला की बात हो रही है। तो फेरा और एफ आर बी एम, अपस्पा या फेमा के अंतर्गत। तो आप देखते हैं कि भारत में हवाला लेनदेन मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 फेमा के अंतर्गत बंद है, अवैध है, या 29 दिसंबर 1999 को प्रभावी हुआ था। इसके अलावा हवाला गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो बताइए इसमें क्या लगा दोगे? फेमा हो जाएगा ना। डी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? बताइए इसमें उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? ये आप देखिए 2002 में, 2004 में और 1989, 1980, 1992, 1991। तो इसमें क्या लगाओगे? उदार विनिमय दर की बात हो रही है। तो ये आप देखेंगे कब? इसमें आप देखते हैं कि 1992 में। कब? क्या 1992, 91? कब आई? तो 1992। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? शिवरामन समिति की बात हो रही है। तो इसमें आप देखते हैं कि NEFT, सिडबी, CBDT, नाबार्ड। बताइए क्या? नाबार्ड। तो इसमें किसकी की गई थी बताइए? शिवरमन समिति की बात हो रही है इसमें आप देखेंगे। तो इसमें आप देखिए नाबार्ड की गई थी। किसकी? नाबार्ड की। तो इसमें आप देखते हैं कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? या आप देखते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? 1972, 1978, 1976, 1970। तो कब हुई थी? 1970 हो जाएगा। डी ऑप्शन। क्या 1972? या आप देखिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। तो उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कोची केरल में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में, 1959 में, या 1961 में, 1967 में। और हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो 1959, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप लोग बता दीजिए।
तो इसके बारे में भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 1 जुलाई 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति की बात हो रही, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित, और आप देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन से, राष्ट्रीय बांस मिशन से, राष्ट्रीय सोलर मिशन से। तो ये आप देखते हैं कि मुख्य रूप से बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। भारत में 1991 से 2003 के बीच के अवधि को सुनहरी क्रांति का काला काल माना जाता है एक तरह से। राष्ट्रीय बागवानी, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? ए औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970, नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970। तो इसमें आप देखते हैं कि औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका मॉक टेस्ट है। अब आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही दे पाए हैं, आप लोग जरूर बताइए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। धन्यवाद।